नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही बाधित, दोनों सदन दिन भर के लिए स्थगित। बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण और किसानों से जुड़े मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा। प्रधानमंत्री मोदी का 23 से 26 जुलाई के दौरान यूनाइटेड किंगडम और मालदीव का दौरा। पीएम मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और किंग चार्ल्स तृतीय से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कांवड़ यात्रा मार्गों पर ढाबा रेस्तरां पर क्यूआर कोड अनिवार्यता का आदेश लागू रहेगा। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार। सेना की ताकत में और इजाफा, भारत पहुंचे अत्याधुनिक अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप। ऑपरेशनल क्षमताओं को मिलेगा बल, दुश्मनों को पल भर में निपटाने की ताकत। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड आमने सामने, भारत की मजबूत शुरुआत, सीरीज 1-1 की बराबरी पर। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन था। सोमवार के बाद आज दूसरे दिन भी सदन में हंगामा हुआ। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच जहां बिहार में वोटर लिस्ट का मुद्दा छाया रहा, वहीं सदन के भीतर ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम को लेकर विपक्ष के लगातार हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई पहले 2 बजे तक के लिए और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के भारी हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्रवाई भी दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। 11 बजे उच्च सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के हंगामे के कारण सदन को पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। 12 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने फिर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके कारण कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए और फिर बाद में इसे दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। मानसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद में आज विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हंगामे के चलते कार्यवाही में कई बार व्यवधान के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। इस मुद्दे पर हमारे सहयोगी राजेश राज ने बात की केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल से। एसपी बघेल ने विपक्ष पर बगैर कारण के हंगामा करने और सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने विपक्ष पर वोटों के तुष्टीकरण करने का आरोप भी लगाया। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल हमारे साथ हैं संसद भवन परिसर में, संसद में गतिरोध पर बातचीत करने के लिए। बघेल साहब, कैसे देखते हैं जिस तरीके से मानसून सत्र का पहला दिन और आज दूसरा दिन दोनों वॉश आउट हो गया, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या रहेगी? नहीं, कोई वाजिब कारण नहीं है विपक्ष के पास कि हाउस में गतिरोध वो पैदा करें। कल तो समझ में नहीं आ रहा था, कल ये था कि विपक्ष के नेता को बोलने का मौका नहीं मिल रहा। गत सत्र की बात इसमें नहीं उठाई जा सकती है। दूसरी बात, जब 11 बजे से सदन चला, कंडोनेंस 6-7 पूर्व सांसदों की मृत्यु हुई, उसके बाद जैसे क्वेश्चन आवर चलेगा तो उसमें उधम किया। अगर एलओपी हाथ उठाएंगे सप्लीमेंट्री के लिए तो मुझे लगता है कि उनके पद को देखते हुए उनको बोलने का मौका मिलता, शून्यकाल में उन्हें बोलने का मौका मिलता। 377 का नोटिस डालेंगे तो उनको बोलने का अवसर मिलेगा, कॉलिंग अटेंशन डालते। तो जब सदन चलेगा तभी तो सदन में बोलने का अवसर मिलेगा। और आज दूसरी चीज़ें लेकर के आ गए। तो चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संवैधानिक संस्था है, उसके ऊपर शक करना और उस पर कमेंट करना और प्ले कार्ड लेकर आना, ये यहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गर्मा के खिलाफ है। इन तमाम लोगों ने वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के मामले में जो गड़बड़ी की शिकायत प्रदर्शन किया। भारत का ही विपक्ष केवल ऐसा है जो विदेशियों को भी भारतीयता देने के साथ साथ उन्हें मतदाता बना करके वोटों की तुष्टीकरण करने का काम कर रहे हैं। और ये केवल मुस्लिम वोटों की वोट बनवा के तुष्टीकरण अपने पक्ष में पड़वाने के लिए कवायद हो रही है। कोई दुनिया में ऐसा देश होगा जिसमें भारत का व्यक्ति यदि पाकिस्तान में ट्रेस पास कर जाए या चाइना में कर जाए या बांग्लादेश में, तो शूट आउट किया जाएगा, ना कि उसके मतदाता सूची में नाम होगा, उसका आधार कार्ड बनेगा। तो ये जो मतदाता सूची में छोटी सी शर्त है कि भारतीयता होने का आप अपना प्रमाण दें, और ऐसा
करके स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए ही ये सब चुनाव आयोग कर रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, जिनका कहना है कि यह सिर्फ तुष्टीकरण की सियासत है और इसलिए विपक्ष जानबूझकर हाय तौबा मचा रहा है। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 24 जुलाई को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई सहकारिता नीति 2025 का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और आधुनिक बनाने के साथ साथ जमीनी स्तर पर एक रोड मैप बनाकर सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करना है। नई नीति वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में सहकारी समितियों को जीवंत बनाएगी और विकसित भारत 2047 के विजन में योगदान देगी। राष्ट्रीय सहकारिता नीति से बड़े पैमाने पर रोजगार और आजीविका के अवसर भी पैदा होंगे। इससे पहले 2002 में देश की पहली राष्ट्रीय सहकारिता नीति जारी की गई थी, जिसमें सहकारी संस्थाओं की आर्थिक गतिविधियों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक आधारभूत रूपरेखा दी गई थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में 48 सदस्यीय राष्ट्रीय स्तरीय समिति ने नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार की है। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत के 10 साल पूरे हो चुके हैं। कौशल भारत कुशल भारत के लक्ष्य के साथ शुरू किए गए स्किल इंडिया मिशन के तहत पिछले 10 साल में कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक 1,64,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। स्किल इंडिया मिशन के 10 साल पूरे होने के मौके पर आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत स्किल नेक्स्ट 2025 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री जयंत चौधरी के अलावा केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार और जितेंद्र प्रसाद भी मौजूद थे। जयंत चौधरी ने इस मौके पर कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए हमें कुशल और आत्मविश्वास से भरे युवा तैयार करने होंगे। I invite academia to make skilling central, not an optional, for the students, and I invite our young people to choose skills with pride, purpose, and build dignity in their own lives and careers. It's clear that if we are to achieve our target of being developed by 2047, we need our people skilled, confident, and future ready. India will not become a developed country by chance. We will become a developed country by design. And the largest element of that design is recognizing and helping people utilize their own potential. केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सरकार ने स्किल को शिक्षा के साथ एकीकृत किया है। उन्होंने कहा कि कक्षा 6 से 12 की छात्राओं को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। I am especially heartened to see how technology is being harnessed to empower our daughters. Under various initiatives, girls from class 6 to 12 are now being introduced to artificial intelligence and emerging technologies, not just as users, but as future creators and investors. This is the transformative power of integrating skill with education, and it fills me with pride to witness this change taking root across the country. केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के व्यापक सुधारात्मक कदमों के चलते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पीएसबीज के फंसे कर्जों ग्रॉस एनपीएस में बीते 5 वर्षों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। मार्च 2021 में जहां सकल एनपीए अनुपात 9.11% था, वह मार्च 2025 तक घटकर 2.58% पर आ गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सकल एनपीए की राशि मार्च 2021 में 6.16 लाख करोड़ थी, जो मार्च 2025 तक घटकर 2.83 लाख करोड़ रह गई है। ये जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी। सरकार और आरबीआई ने एनपीए की समस्या से निपटने के लिए कई नीतिगत और संस्थागत सुधार लागू किए हैं। इनमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी को सख्ती से लागू करना, जानबूझकर डिफॉल्टरों को पुनर्गठन प्रक्रिया से बाहर करना और ऋण वसूली अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरफेसी अधिनियम तथा ऋण व दिवालियापन वसूली अधिनियम में संशोधन शामिल है। इसके अलावा डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल आरडीआरटीज की न्यूनतम सीमा 10 लाख से बढ़ाकर
20 लाख की गई है ताकि उच्च मूल्य के मामलों पर बेहतर फोकस किया जा सके। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट शाखाएं बनाकर एनपीए खातों की निगरानी और वसूली प्रक्रिया को और सशक्त किया है। भारत की डिजिटल पंचायती क्रांति ने वैश्विक स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मेरी पंचायत मोबाइल ऐप को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी में चैंपियन प्रोजेक्ट के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। इस ऐप की खास बात यह है कि ये भारत की 2.65 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ता है। इस ऐप के जरिए 95 करोड़ ग्रामीण नागरिक अपने मोबाइल के सिर्फ एक क्लिक पर सीधे अपने पंचायत बजट, विकास की योजनाओं और ग्राम सभा के फैसलों के बारे में जानकारी हासिल कर पाएंगे। ये पंचायती राज मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की एक पहल है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ललन ने इस उपलब्धि पर कहा कि मेरी पंचायत ऐप नागरिक केंद्रित शासन को बढ़ावा देता है और डिजिटल जानकारी के अभाव को खत्म करने में एक क्रांतिकारी कदम है। नई दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में केंद्रीय मंत्री को WSIS चैंपियन प्रमाण पत्र सौंपा गया। NIC MOPR की वरिष्ठ निदेशक सुनीता जैन ने 10 जुलाई को WSIS+20 उच्च स्तरीय कार्यक्रम 2025 के दौरान जिनेवा में भारत सरकार की ओर से मेरी पंचायत के लिए प्रतिष्ठित चैंपियन पुरस्कार प्राप्त किया। प्रसार भारती के CEO और एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD के अध्यक्ष गौरव द्विवेदी ने कंबोडिया के सिएम रीप में आयोजित 20वीं एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन में वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर एक प्रस्तुति दी। इस अवसर पर गौरव द्विवेदी ने कहा कि सामग्री की खोज में वेव्स प्लेटफॉर्म केवल इसके उपयोगकर्ताओं की ही सहायता नहीं करता, बल्कि संस्थानों, प्रवासी समूहों और नीति निर्माताओं की भी मदद करता है। उन्होंने कहा कि लोक सेवा प्रसारकों के लिए सबसे अच्छा समाधान ये है कि वे अलग अलग प्लेटफॉर्म विकसित करने के बजाय मिलकर काम करें और सभी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी ऊर्जा को एक साथ लगाएं। और यहां रुकते हैं बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए TT न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए अब खबरें देखते हैं प्रदेशों की। झारखंड में महिला सुरक्षा फिर सवालों के घेरे में है। एक के बाद एक बेटियों और महिलाओं के खिलाफ कई घटनाओं ने राज्य को शर्मसार किया है। लातेहार, सिमडेगा और हजारीबाग की घटनाओं ने जहां राज्य की विधि व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है, इन घटनाओं के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। झारखंड में बेटियां असुरक्षित, अपराधी बेखौफ। लातेहार में बेटियों के लिए शिक्षा का मंदिर भी नहीं सुरक्षित। सिमडेगा में नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपियों ने बनाया वीडियो। हजारीबाग में डायन बिसाही के नाम पर महिला को किया गया प्रताड़ित। झारखंड की कानून व्यवस्था फिर सवालों के घेरे में। भाजपा की दोषियों पर कार्रवाई की मांग, मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान। देश में आधी आबादी के सशक्तिकरण को लेकर लगातार पहल हो रहे हैं। वहीं झारखंड में बेटियों की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। बेटियों और महिलाओं की अस्मिता से लगातार यहां खिलवाड़ हो रहा है और अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। झारखंड में अपराधियों की दबंगई बढ़ गई है और वो बेटियों की अस्मत को पैरों तले कुचल रहे हैं। ताजा मामला सिमडेगा का है, जहां अपराधियों ने न केवल नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म किया, बल्कि उसका वीडियो भी बनाया।
इस घटना के बाद पूरे इलाके में गुस्सा है। लोगों ने सड़क पर उतरकर महिला सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए न्याय की मांग की। युवक की जो नाबालिग है उसके साथ गलत हुआ है और इस तरह की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। शर्मसार करने वाली इस घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है और राजनीति भी गर्मा गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि इस घटना ने पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। एक मासूम बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाए जाने की घटना अति निंदनीय है। उन्होंने आरोपियों की पहचान कर कठोरतम सजा दिलाने की मांग की ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। यह मामला गरमाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सख्ती दिखाई है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मुख्यमंत्री ने सिमडेगा उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। श्री सोरेन ने पीड़िता और उसके परिजनों की सुरक्षा के साथ ही उन्हें सहायता उपलब्ध कराने की भी हिदायत दी। मुख्यमंत्री की फटकार के बाद पुलिस हरकत में आई और एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। सिमडेगा की यह घटना तो बानगी मात्र है। झारखंड में शिक्षा के मंदिरों में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। लातेहार के एक मिशनरी स्कूल के फादर पर छात्राओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि मामला संज्ञान में आने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिस पर भाजपा हमलावर है। प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने मामले की लीपापोती का आरोप लगाया है। सरकार जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करे, पॉक्सो कोर्ट में मामले को लेकर के जाए। अगर मामला गलत है या सही है, ये फैसला कोर्ट का है, पॉक्सो कोर्ट का है। इधर हजारीबाग में डायन बिसाही के आरोप में एक विधवा महिला को निर्वस्त्र कर पीटा गया। इतना ही नहीं, उसके साथ बर्बरता की हदें पार कर दी गई और उसके शरीर के कई हिस्सों को ब्लेड से काटा भी गया। पुलिस ने शिकायत दर्ज होने पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जो भी वैसा किया है उनके पड़ोसी हैं। हम लोगों ने सभी को चिन्हित करके प्राथमिकी दर्ज कराई है और उसमें से अभी एक को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। बाकी जो 6 लोग हैं वो लोग फरार हैं, लेकिन हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इन सभी घटनाओं के बीच सत्तारूढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि सरकार विधि व्यवस्था को लेकर गंभीर है और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। हम अपराधियों के गिरेबान तक पहुंचते हैं और अपराधियों को जेल के शिकंजे के पीछे भेजने का भी काम करते हैं। ये सरकार की प्रतिबद्धता है। झारखंड में हाल के दिनों में आपराधिक घटनाएं बढ़ी है। एक तरफ जहां नक्सलवाद अब खात्मे की ओर है, वहीं अपराध का बढ़ता ग्राफ चिंताएं पैदा कर रहा है। भारतीय दर्शन में महिलाओं को पूजनीय माना गया है और उन्हें शक्ति का पर्याय भी समझा जाता है, लेकिन झारखंड में हालात इसके विपरीत दिख रहे हैं। सिमडेगा, लातेहार और हजारीबाग की घटनाएं राज्य की विधि व्यवस्था की पोल भी खोल रहा है, जहां अपराधी बेखौफ है और महिलाओं की सुरक्षा दांव पर है। डीडी न्यूज के लिए मनोज, गौरव और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। और अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुफ्ती आजम डॉक्टर मौलाना मोहम्मद मुजाहिद रजा ने राज्य के मुस्लिमों के लिए एक खुला खत लिखा है, जिसमें वे कह रहे हैं कि सूबे में एनआरसी कभी भी लागू हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि जब तक इस पर कोई गाइडलाइन नहीं आ जाती तब तक किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। एनआरसी को लेकर मध्य प्रदेश के मुफ्ती आजम का खत वायरल। डॉक्टर मौलाना मोहम्मद मुजाहिद रजा ने पत्र जारी कर मुसलमानों से की अपील। मुसलमानों से नागरिकता और पहचान संबंधी दस्तावेज दुरुस्त करने की अपील। मुफ्ती ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार कभी भी शुरू कर सकती है एनआरसी। एनआरसी को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश के मुफ्ती आजम डॉक्टर मौलाना मोहम्मद मुजाहिद रजा का ये खत इन दिनों राज्य में वायरल हो रहा है, जिसमें वो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जल्द लागू होने की बात कह रहे हैं। मुफ्ती आजम ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है कि अपने सभी दस्तावेज तैयार कर लें, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार कभी भी एनआरसी शुरू कर सकती है। मध्य प्रदेश के मुफ्ती आजम ने खत में ये तक लिखा है कि हमारे मुल्क में एनआरसी की पड़ताल बहुत जोरों पर चल रही है, जिसका हल्ला पहले भी हो चुका है। एनआरसी, सीएए और एनपीआर के मुद्दों को लेकर बीजेपी हुकूमत बहुत उत्सुकता से गौर फिक्र कर रही है। इससे पहले हमें अपनी नागरिकता को भारतीय साबित करने के लिए कागजात की तैयारी पूरी करनी होगी। हालांकि राज्य के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या राज्य में एनआरसी लागू हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि लोग आधी अधूरी जानकारी पर बात करते हैं, इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आधी अधूरी जानकारी पर लोग बात करते हैं, उस पर हम लोगों को बहुत संज्ञान नहीं लेना चाहिए।
जब इस प्रकार की कोई कार्रवाई जिम्मेदार अथॉरिटी से जब तक दस्तावेज के रूप में हमारे सामने नहीं आती है, तब तक इसमें कुछ भी कहना ठीक नहीं। हालांकि राजनीतिक पंडित मानते हैं कि ये प्रक्रिया उन राज्यों के लिए ज्यादा जरूरी है जहां घूसपैठियों की संख्या ज्यादा है। मध्य प्रदेश में फिलहाल एनआरसी की जरूरत नजर नहीं आती। एनआरसी को लेकर मुफ्ती साहब का एक पत्र इस समय वायरल हो रहा है, जबकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा एनआरसी को लेकर किसी प्रकार की कोई एक्टिविटीज की जा रही, इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार ने भी एनआरसी को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे और संसद में दिए गए बयानों से ये स्पष्ट होता है कि सरकार इसे एक संभावित नागरिकता सत्यापन प्रक्रिया मानती है। फिर भी इसे देशव्यापी रूप से लागू करने को लेकर कोई ठोस नीति अभी सामने नहीं आई है। ये बात सही है कि एक जिम्मेदार नागरिक को अपनी नागरिकता समेत जरूरी कागज अपडेट रखना चाहिए, लेकिन मुफ्ती आजम साहब जिस संदर्भ में ये बात कर रहे हैं वैसी चर्चाएं ना तो मध्य प्रदेश में है और ना ही सरकार मध्य प्रदेश की इस ओर कोई कदम आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में मुफ्ती आजम साहब ये बात आखिर किस आधार पर कर रहे हैं, ये सवाल मुस्लिम समाज के लोगों के मन में भी है। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। और शिमला में आवारा कुत्ते और बंदर आम लोगों के लिए दिनों दिन बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। इसे लेकर नगर निगम शिमला कई बार कड़े कदम उठाने के दावे कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद आए दिन पर्यटकों पर और स्थानीय लोगों पर कुत्तों या बंदरों के हमलों के मामले सामने आते ही रहते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। हाल ही में मोबाइल कैमरे से शूट किया गया ये वीडियो शिमला के मॉल रोड का है। शिमला में आवारा कुत्तों का आतंक कोई नया नहीं है। लोग मांग करते हैं कि आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए, कैद किया जाए, लेकिन दिक्कत ये है कि कानून इसकी इजाजत नहीं देता। दरअसल आवारा कुत्तों को साल 1960 के पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 38 के तहत संरक्षित किया जाता है। पशु जन्म नियंत्रण अधिनियम 2001 के मुताबिक कुत्तों को उनके क्षेत्र से स्थानांतरित या हटाया भी नहीं जा सकता। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के मुताबिक कुत्तों या किसी भी आवारा जानवर को छेड़ना या उन्हें परेशान करना कानूनी अपराध है। इंसानों के अधिकारों के संरक्षण के साथ साथ पशुओं के अधिकारों के लिए भी हिंदुस्तान में कई कानून बने हैं और इसी में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 शामिल है। इसी की वजह से पशुओं पर किसी भी तरह की पाबंदी लगाना, उन्हें कैद करना या उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करना प्रतिबंधित है। और यही कानून वजह बन रहा है कि शिमला जैसी जगह में आवारा कुत्तों को लेकर या जो बंदर शिमला के माल रोड पर या आसपास के जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर घूमते रहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई प्रशासन नहीं कर पाता। इन कानूनों की वजह से प्रशासन के लिए भी आवारा कुत्तों के खिलाफ कोई कार्रवाई करना आसान नहीं रह जाता। ऐसे में इसका सिर्फ एकमात्र जरिया बचता है कुत्तों की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए उनकी नसबंदी करना। हम हर रोज इसमें अब डे बाई डे बढ़ोतरी करें और हमारा टारगेट है कि हम 100% स्टेरिलाइज करें। कुत्तों का हम रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। हमारे पास जो जितने नंबर ऑफ जो स्टेरिलाइजेशन है उसको स्टेरिलाइज जितने लोग कुत्तों को कर रहे हैं वो भी हमारे पास है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी साल 2021 में एक मामले की सुनवाई के दौरान जानवरों के हितों के संरक्षण को लेकर कड़ी टिप्पणियां की थी। कोर्ट ने कहा था कि जानवरों को भी कानून के तहत करुणा, सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार का अधिकार है। कोर्ट ने कहा था कि जानवर संवेदनशील प्राणी हैं और उनकी सुरक्षा और सम्मान संगठनों के साथ साथ आम लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी है। आईजीएमसी के डिप्टी एमएस डॉक्टर प्रवीण भाटिया ने बताया कि लोगों को कुत्तों के काटने की घटनाओं के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है और ऐसी घटनाएं होने पर तुरंत अस्पताल पहुंचने और इलाज कराने की अपील भी की जाती है। तो a wound of dog bite is never to be dressed, otherwise it will cause more harm. और जो है हॉस्पिटल में जो है इसका ट्रीटमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आए दिन अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती ही रहती हैं। ऐसे में लोग इस समस्या को लेकर प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। धीरे धीरे ये समस्या प्रशासन के लिए, नगर निगम शिमला के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। शिमला से कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्म प्रकाश, टीडी न्यूज़।
और छत्तीसगढ़ प्राकृतिक विविधता, सांस्कृतिक और पारंपरिक इतिहास के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। ये एक ऐसा राज्य है जो जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ पर कई ऐसी जगह हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में फेमस हैं। आप छत्तीसगढ़ की खूबसूरती का आनंद उठाइए और हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में स्थित सरोधा दादर गांव यहाँ आने पर पर्यटकों को स्वर्ग जैसा एहसास कराता है। इस गांव की सुंदरता इतनी आकर्षक है कि न सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि विदेशों से भी पर्यटक यहाँ खींचे चले आते हैं। ये नजारा किसी हिल स्टेशन का नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव का है। एक ऐसा गांव जो अपनी सुंदरता, स्वच्छता और सांस्कृतिक पहचान की वजह से अब सिर्फ देश ही नहीं विदेश से भी पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। सरोधा दादर गांव में टूरिस्ट के रुकने के लिए बेहतर इंतजाम है। यहाँ छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने लगभग 11 एकड़ जमीन पर एक खास रिजोर्ट बनाया है जिसका नाम बैगा एथनिक रिजोर्ट है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, पहले से तो बहुत ही अच्छा डेवलप हो चुका है और हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे साथ बहुत सारे दोस्त भी आए मेरे, सब इधर उधर घूम रहे हैं। काफ़ी अच्छा सभी लग रहा है। यहाँ पे माहौल भी बहुत अच्छा हुआ है, मौसम के हिसाब से भी अभी बहुत अच्छा है। सिक्योरिटी भी बहुत सही है सर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से आप फैमिली के साथ आ सकते हैं और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। साल 2023 में सरोधा दादर गांव को देश भर के 795 पर्यटन ग्रामों में से चुना गया और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा रजत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये उपलब्धि न केवल इस गांव की सुंदरता को दर्शाती है बल्कि इसके सतत विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के प्रयासों को भी मान्यता देती है। सरोधा दादर तो अच्छा उन्नत हो चुका है, वहाँ पर रिसोर्ट्स भी बने हुए हैं जो फुल चलते हैं और ऐसे सुरम्य वातावरण में रात्रि विश्राम सुबह देखना ये सरोधा दादर में बहुत अच्छे से हो सकता है। आते भी हैं लोग। पीड़ा घाट भी एक बहुत अच्छी जगह है जो ट्रैकिंग रूट पर पड़ता है वहाँ से। वहीं से पास में सरोधा बांध भी है, भोरम देव के आसपास शेरकी महल, मड़वा महल, उदई धोनो, ऐसे विभिन्न स्थान है। उसकी भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। कवर्धा में पर्यटन के लिए असीम संभावनाएं और उस पर हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का ये गांव राज्य के पर्यटन संभावनाओं का एक शानदार उदाहरण है जो ये साबित करता है कि ग्रामीण भारत भी वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर अपनी खास जगह बना सकता है। छत्तीसगढ़ को अक्सर हम उसकी खनिज संपदा, घने जंगलों और जनजातीय विरासत के लिए जानते हैं, लेकिन इस राज्य के गांव में भी अनोखी सुंदरता और संस्कृति समृद्धि से किसी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के सरोधा दादर गांव में न सिर्फ प्रकृति सौंदर्य का प्रतीक है बल्कि यह आदिवासी संस्कृति और आत्मनिर्भर ग्राम विकास का मिसाल भी बन चुका है। इस गांव में देश भर के लोग यहां आकर न सिर्फ सुकून महसूस करते हैं बल्कि छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को करीब से समझते हैं। अपने सहयोगी संजय तिवारी के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़।